हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड ये स्टॉक को एनालाइज करेंगे। एनालिसिस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों बेस्ड रहेगा। क्वालिटेटिव में हम पूरा कंपनी के बारे में करंट स्टैटिस्टिक्स क्या है, माइलस्टोन्स क्या है, ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स या फिर प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रमोटर्स, टारगेट सेगमेंट क्या है, टॉप कॉम्पिटिटर्स क्या है, मेजर शेयर होल्डर्स कौन है, सब्सिडरीज क्या क्या है, फिर इनके एनुअल परफॉर्मेंसेस, क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस, कंपनी का करंट शेयर परफॉर्मेंस कैसा है लास्ट 12 मंथ्स का, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, लेटेस्ट फाइनेंशियल्स कैसे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं करंट स्टैटिस्टिक्स के साथ। इंडिया में जी के 39 चैनल्स है इन 9 लैंग्वेजेस। डोमेस्टिक अगर हम बात करेंगे तो, और इंटरनेशनल 39 इंटरनेशनल चैनल्स भी है इनके पास और 13 लोकल लैंग्वेज चैनल्स हैं उनके इंटरनेशनली। टोटल रिवेन्यू जो है फॉर द क्वार्टर दिसंबर में जो एंड हुआ है उस क्वार्टर में 2167 करोड़ रुपीस का टोटल रिवेन्यू हुआ है। ईयर ऑन ईयर की अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो वो 17.9% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है रिवेन्यू। जी का अगर आप देखोगे नंबर 1 पोजीशन है टेलीविजन नेटवर्क में, एंड शेयर जो है इनका व्यूअरशिप शेयर इज मोर देन 20%। काफ़ी अच्छा होल्ड है इनका डोमेस्टिक मार्केट में। हर तरीके के मतलब एंटरटेनमेंट में देखिए आप या फिर न्यूज़ चैनल्स में देखिए, हर जगह पे इनका काफ़ी अच्छा दबदबा है। फिर वो बिजनेस चैनल्स हुए या फिर हिंदी न्यूज़ चैनल्स हुए या फिर लोकल रीजनल लैंग्वेज न्यूज़ चैनल्स हुए, तो हर जगह पे इनका अच्छा मार्केट शेयर है। ये एक नया इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो डेवलप हुआ है Z5। तो ये इसके टोटल अगर मंथली एक्टिव यूजर्स देखे जाए तो 56.3 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स है, मतलब 5.6 करोड़ लोग एक्टिव यूजर्स अगर है तो काफ़ी अच्छा पेनिट्रेशन मान सकते हो आप। ये नया कंटेंट का एक एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट का एक शुरू हुआ है। जैसे आपको पता है नेटफ्लिक्स हुआ या फिर अमेज़ॉन प्राइम हुआ या आप हॉटस्टार देख सकते हो। तो ये ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो चुके हैं जहाँ पे ये इन्होंने एलोकेशंस देना शुरू किया है। तो इसमें तो 36% का ग्रोथ देखा है लास्ट 3 महीने में, जो पेनिट्रेशन इन्होंने बढ़ाया है। और अभी तो ये दे आर चार्जिंग ऑल्सो, दे हैव डिफरेंट प्लान्स ऑल्सो, मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या ईयरली। तो Z5 का अभी का ईयरली जो सब्सक्रिप्शन है वो 999 रुपीज़ का है। इसमें ये बहुत सारी चीज़ें फ्री भी देते हैं, मतलब इनिशियली टू अट्रैक्ट फ्री यूज़र्स, ताकि उनके पास एक डेटाबेस बनता जाए। अगर आप देख सकते हो 5.6 करोड़ का अगर इनके पास मंथली एक्टिव यूज़र्स है तो आप समझ सकते हो कि कितना हाई पेनिट्रेशन हुआ है ये सब चीज़ों में। माइलस्टोन्स अगर हम समझाएं आपको तो 1992 में ZTV लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल। उसके बाद 1995 में इंडियाज़ फर्स्ट हिंदी मूवी चैनल लॉन्च्ड, और इंटरनेशनल एक्सपांशन भी इनका शुरू हो गया था। यूके में इन्होंने शुरू किया था। 1999 में जी एंटरटेनमेंट began its expansion into Indian regional market with Marathi. Regional portfolio in 2008, regional portfolio nearly complete with तमिल लॉन्च। तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स जो थे 2008 तक इन्होंने कवर कर चुके थे, और काफ़ी अच्छी पोजीशन, मतलब आप ये बोल सकते हो कि पोल पोजीशन पे बैठा है जी इन ऑलमोस्ट ऑल रीजनल लैंग्वेज चैनल्स जो एंटरटेनमेंट चैनल्स है, या फिर आप बोल सकते हो कि इवन देयर रीजनल बिजनेस जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उसमें भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है जी। ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में इनका मार्केट शेयर जो है वो 15-20% का मार्केट शेयर है, विच इज़ क्वाइट हाई। In 2010 एंट्री इनटू स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग विद एक्विजिशन ऑफ 10 स्पोर्ट्स। तो ये इनका मतलब नया एक्विजिशन था। स्पोर्ट्स में ये पहले नहीं थे स्पोर्ट्स चैनल्स में, तो वहाँ पे भी इन्होंने एक्विजिशन शुरू किए हैं। अभी तो इन्होंने सोनी के साथ भी बहुत सारे टाइप्स चल रहे हैं इनके, सोनी टीवी के साथ भी इन्होंने स्पोर्ट्स के टाइप्स किए। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारी टूर्नामेंट्स जो आजकल हो रही है तो ये जॉइंट राइट्स लेते हैं इसके चक्कर में, और इन्होंने चैनल्स भी वैसे लॉन्च किए हैं। 2012 में लॉन्च ऑफ जी स्टूडियोज द मूवी प्रोडक्शन कंपनी, और काफ़ी अच्छी पकड़ लिए उन्होंने। पर्टिकुलरली रीजनल मूवीज़ जो बनाते हैं, रीजनल लैंग्वेज मूवीज़, वहाँ पे उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है।
तो इन्होंने अच्छे से वो सब्सिडरीज डेवलप किए, काफ़ी ज़्यादा सब्सिडरीज है। ये एक एडवांटेज भी बोल सकते हो आप जी एंटरटेनमेंट का, और निगेटिव भी थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो कि टू मेनी सब्सिडरीज जब बन जाती है किसी भी कंपनी में तो थोड़ा सा मैनेजमेंट का प्रॉब्लम, आप सिनर्जीज का प्रॉब्लम आप बोल सकते हो, और इसीलिए फिर हाई वैल्यूएशंस मिलना थोड़ा तकलीफ हो जाती है। कहीं पे भी किसी सब्सिडरी में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं, उसके कैस्केडिंग इम्पैक्ट जो है वो पेरेंट कंपनी पे होना शुरू हो जाते हैं। लॉन्च ऑफ जी म्यूजिक कंपनी, द म्यूजिक पब्लिशिंग लेबल, ये 2014 में हुआ था इनका। इन्होंने 2017 में एंटर्ड लाइव बिजनेस, एग्जिट फ्रॉम स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग इन्होंने ले लिया था वहाँ पे इस पे। एंड 2018 में लॉन्च ऑफ Z5 रिवैम्प्ड, ये जो नया पैटर्न शुरू हुआ है आप ऑनलाइन एंटरटेनमेंट का, जो हमने बोला था आपको नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार या फिर प्राइम वीडियो इनकी तरह, तो वहाँ पे ये इनका बहुत ज़्यादा फोकस है अभी, और ये सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो वहीं पे कर रहे हैं। आप देखोगे कि ये ऐसे जो नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हो रहे हैं, इस पे जिस तरीके की क्वालिटी कंटेंट डेवलप हो रहा है, मतलब आपको लगेगा कि कोई मूवी की तरह इतना सीरियस कंटेंट डेवलप होता है वहाँ पे। इवन फिल्म स्टार्स ऑल्सो एक्टिंग इन दिस काइंड ऑफ सीरीज, जो ऑनलाइन सीरीज, नेट सीरीज इनकी शुरू होती है उसमें, तो काफ़ी अच्छा एडवांटेज तो है इनके पास अभी। और विथ सच अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ 5.6 करोड़ एक्टिव यूजर्स, तो डेफिनेटली एक एडवांटेज तो इनके पास है अभी। प्रमोटर्स में अगर हम देखेंगे तो इंडियन प्रमोटर्स एंड फॉरेन प्रमोटर्स, मतलब एसएल ग्रुप का ही है ये मेजरली, अराउंड 41-42% का प्रमोटर्स का स्टेक है इसमें। तो सिक्वेटर मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 25.13% का स्टेक है। एसएल कॉर्पोरेट एलएलपी 4.13%। फॉरेन प्रमोटर्स जो है वो एसएल मीडिया वेंचर्स लिमिटेड, ये 10.71% का है। एसएल इंटरनेशनल लिमिटेड 1.47% एंड एसएल होल्डिंग्स 0.18%। तो ये अराउंड 41-42% का स्टेक जो है वो प्रमोटर्स के पास है। अगर मैं चैनल्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हो ये कितने सारे चैनल्स हैं। हिंदी मूवी क्लस्टर, रीजनल मूवी क्लस्टर, निश चैनल्स, रीजनल एंटरटेनमेंट, हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट, तो ऐसे ऑलमोस्ट 39 चैनल्स हैं इनके पास। तो काफ़ी वाइड स्प्रेड है इनके पास, नो डाउट अबाउट दैट। डिपेंडेंसी एक पे नहीं है इनकी, हर जगह पे इनके मार्केट शेयर्स अच्छे हैं, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लगता है चैनल्स के बारे में। नेटवर्क शेयर की बात करें हम तो जी का नेटवर्क शेयर है ऑलमोस्ट 20.2%, और ये कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 19.8 टू 20.2%। तो इंक्रीज हुआ है इनका, यहाँ पे अच्छा ग्रोथ हुई है। सेकंड पोजीशन पे है स्टार, थर्ड पोजीशन पे है 10.8% पे सन टीवी या सन, ये साउथ इंडियन पर्टिकुलर चैनल है, वहाँ पे इनका ज़्यादा पेनिट्रेशन है। सोनी 10.6%, वायोकॉम 10.2% एंड अदर्स 29.8%, ऐसे मार्केट शेयर है जी के, और बाकी कंपटीटर्स के भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट लीडर है जी। व्यूअरशिप में भी आप देख सकते हो 19.2% का मार्केट शेयर है इनका। तो ये भी काफ़ी मतलब दिसंबर तक का जो है, तो ये भी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है व्यूअरशिप में भी। डोमेस्टिक ब्रॉडकास्ट बिजनेस अगर हम देखेंगे तो नंबर 1 नेटवर्क है, जैसे हमने पहले ही कहा था आपको, नॉन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट सेगमेंट में, विथ ऑल इंडिया व्यूअरशिप शेयर ऑफ 20.2%। दूसरा है द इंक्रीज इन व्यूअरशिप इज ड्रिवन बाय गेन्स इन हिंदी एंड सेवरल रीजनल लैंग्वेज मार्केट्स। और हमने जैसे आपको बोला था कि इनका मार्केट शेयर जो है वो 15-20% का मार्केट शेयर है रीजनल लैंग्वेज में भी। सो काफ़ी कमांडिंग पोजीशन पे, मेंटेन लीडरशिप पोजीशन इन मराठी, बांग्ला, ओरिया एंड भोजपुरी मार्केट्स। मराठी में तो इनका ऑलमोस्ट 30-35% का मार्केट शेयर है, बांग्ला में भी ये 25-30% का है, ओरिया में भी ऐसा ही मार्केट शेयर है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है डोमेस्टिक मार्केट्स में इनके। Z5 जैसे हमने पहले ही बोला था आपको, Z5 में कंटेंट इन 12 लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे भी वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में कंटेंट बना रहे हैं, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, और 1 लाख आवर्स ऑफ कंटेंट केटर्स टू द वेरिड एंटरटेनमेंट नीड्स ऑफ इंडियन ऑडियंस। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है इन पे, और आता ही जा रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि नेट सीरीज जैसे पॉपुलर हो रही है, आप वो प्राइम पे भी देख सकते हो, या फिर नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हो, या फिर हॉटस्टार पे भी देख सकते हो। तो Z5 भी उसी कैटेगरी में आके बैठा हुआ है,
और बहुत ज़्यादा कंटेंट डेवलपमेंट हो रहा है, और जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स हो रही है कंटेंट डेवलपमेंट में, तो इनके लिए काफ़ी आसान हो जाती है चीज़ें कि वहाँ खर्चा करना नहीं पड़ता इन्हें। अगर कोई प्रोडक्शन करना है तो दूसरे लोग प्रोडक्शन करते हैं और यहाँ पे ये राइट्स लेके वो सारी चीज़ें ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो ZEE5 ऐप क्रॉस 50 मिलियन ग्रॉस डाउनलोड्स, मतलब 5-6 करोड़ के ग्रॉस डाउनलोड से 5 करोड़ के ग्रॉस डाउनलोड से ऐप में, एंड्रॉयड प्ले में। तो ये काफ़ी पॉपुलर ऑलरेडी हो चुका है प्लेटफॉर्म, और यहाँ से ये बिल्ड होता जाएगा। और अगर आप देख सकते हो कि इफ़ दे आर चार्जिंग 100 रुपीज़ और 120 रुपीज़ पर मंथ, तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है इनका रेवेन्यू। ZEE5 कंटेंट कैटलॉग अगर यहाँ पे है, ZEE5 ओरिजिनल्स इन 6 लैंग्वेजेस, न्यू शोज एवरी मंथ, इंटरनेशनल कंटेंट जो है शोज फ्रॉम टर्की, ब्राज़ील, पाकिस्तान, कोरिया एट्सेट्रा। ये डब भी होते हैं, सबटाइटल इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस भी है, लाइव कैचअप एंड मोर। 90+ लाइव चैनल्स हैं इनके पास, 90+ लाइव चैनल्स एंड कैचअप कंटेंट। मूवीज़ में 3500+ मूवीज़ इन 12 लैंग्वेजेस एंड 150+ डिजिटल प्रीमियर्स। तो ये काफ़ी पॉपुलर जो है प्लेटफॉर्म है, ये बन रहा है, और अभी भी मतलब पोल पोजीशन तो ऑलमोस्ट ले चुका है ये, और आगे धीरे धीरे जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रही है कंटेंट में, तो ये बढ़ता ही जाएगा। प्रीमियम कंटेंट, क्यूरेटेड कंटेंट फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडियोज, प्लेज विद ZEE थिएटर, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कंटेंट, लाइव कैच एंड किड्स एंटरटेनमेंट एंड मोर। तो हर जगह पे ऑलमोस्ट डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने किया हुआ है, तो कोई ऐसा एक सेगमेंट ये छोड़ नहीं रहे जहाँ पे इनका एलोकेशन नहीं है। ZEE स्टूडियोज़ जैसे आप देख रहे हो, जिस तरीके से एंटरटेनमेंट या फिर मूवीज़ का एक एलोकेशन बढ़ रहा है या फिर स्पेंडिंग बढ़ रही है, ये जो स्पेंडिंग हो रही है, ये नए मिलेनियल्स बोल सकते हो या फिर यंग जनरेशन है, जिस तरीके से ये दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन वॉचिंग मूवीज़ एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ZEE स्टूडियोज़ इज़ प्लानिंग ऑलमोस्ट 10 to 12 मूवीज़ अ ईयर, और हर एक मूवी का इनका ऑन एन एवरेज वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट 150 से 200 करोड़ करने की इनकी कैपेसिटी है, जिस तरीके से ये डिमांड बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे भी एक सीरियस प्ले होगा। ZEE स्टूडियोज इज ऑल्सो प्लेइंग अ बिग रोल इन टोटल ZEE का जो ये बिजनेस ग्रोथ है इसमें। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर डेवलप हुआ है ZEE म्यूजिक कंपनी, और ZEE म्यूजिक कंपनी का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूट्यूब का जो चैनल है इनका, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इनके पास। तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ सब्सक्राइबर है इनके पास, 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स। तो रीच आप समझ सकते हो, और एंटरटेनमेंट में जो पेनिट्रेशन होता है या फिर एवरेज व्यूअरशिप होती है, जो अगर कोई बंदा आता है कोई चीज़ वो देख रहा है, तो उसका एवरेज व्यूअर ड्यूरेशन जो होता है ना, नॉर्मली अगर दूसरे कंटेंट होते हैं, क्योंकि हम अगर यूट्यूब चैनल मैनेज कर रहे हैं, तो हम अगर सही सपोज एजुकेशन में है या फिर न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल के बारे में देखते हैं, तो वहाँ पे जो एवरेज व्यूअरशिप होता है वो कम होता है, 2-3 मिनट का होता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका अगर वीडियो 5 मिनट का है तो 40-50% का व्यूअरशिप होता है। बट ये एंटरटेनमेंट कंपनी जैसे ZEE म्यूजिक कंपनी हुई, या फिर वो टी सीरीज भी है जो अभी फाइट कर रहा है नंबर 1 पोजीशन के लिए ऑन यूट्यूब के टोटल स्पेक्ट्रम में, तो यहाँ पे इनका 80 to 90% का एवरेज व्यूअरशिप होता है। और इसके चक्कर में इनको जो एड्स मिलती है वो काफ़ी अच्छी, मतलब पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा होने के चक्कर में एड्स, काफ़ी बूस्टर एड्स मिलती है, और वहाँ पे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ये एक नया चीज़ डेवलप हुआ है, और अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है यहाँ से इनके लिए। और प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारा पेड कंटेंट भी ये यहाँ से मार्केट कर सकते हैं, क्योंकि मतलब इन अ वे देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट यूट्यूब पे वीडियो चलाने का भी इनको रेवेन्यू मिलता है, और दूसरों के कुछ प्रोडक्ट्स काइंड ऑफ थिंग या मार्केट करने हैं चीज़ों में, वीडियोस में वगैरह, तो वहाँ से भी वो, उधर से भी वो पैसा लेते हैं, स्पॉन्सरशिप लेते हैं। तो दोनों साइड से इनको एक, और इन्वेस्टमेंट वैसे देखी जाए आप अगर देखोगे तो मतलब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनको सिर्फ टेक्निकल टीम लगती है, क्योंकि अल्टीमेटली राइट्स तो इनके पास होती है। जिस तरीके से ये लेते हैं कोई कंपनी मूवी के लिए अगर ये म्यूजिक दे रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, वो राइट्स वो ले लेते हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी कम होती है इनके, क्योंकि मूवीज़ को भी मार्केट करना पड़ता है सारी चीज़ें यूट्यूब वगैरह पे, तो वो वहाँ पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बन जाती है। इनको भी रेवेन्यू मिल जाता है और उनका भी स्पेंडिंग, तो मार्केटिंग का बजट तो होता है, वहां से भी होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है, या फिर ऑलरेडी बन गया है, और स्कोप अभी भी बहुत ज़्यादा है। आप समझ सकते हो, अगर इंडिया में हम बोलते हैं चलो पूरे तो मोबाइल यूजर्स नहीं है अभी स्मार्टफोन्स पे, बट अगर
40-50 करोड़ भी अगर हम देखेंगे कि स्मार्टफोन यूजर्स अगर होंगे आगे, और ये ऐसी चीज है कि हर एक को चाहिए, मतलब एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज है जो हर एक बंदा कंज्यूम कर सकता है, तो वहां पे पेनिट्रेशन का स्कोप बहुत बढ़ता है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ टी सीरीज का ही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करे, वो कोई भी कंपनी जो उसको एंटरटेन कर रही है उसका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। तो यहाँ पे कंपटीशन भले ही हो, बट कंजम्पशन उतना ही ज्यादा साइमल्टेनियसली बढ़ सकता है। सो वहां पे इतना ज्यादा रिस्क नहीं लगता है, और ग्रोथ काफी अभी भी बहुत ज्यादा लगती है हमें कंपेयर टू 3 करोड़ अगर इनके सब्सक्राइबर्स है। तो ये वी विल नॉट बी सरप्राइज कि इंडिया में से एटलीस्ट 4 से 5 चैनल ऐसे होंगे जिनके सब्सक्राइबर्स 25 से 30 करोड़ के ऊपर होंगे इन कमिंग 5-10 ईयर्स। सो वहां पे भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा जी म्यूजिक कंपनी को भी। Zee International presence in almost 170 plus countries with reach of 578 million total अगर व्यूअर्स देखेंगे आप, तो ये भी काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है जी इंटरनेशनल के लिए भी। 39 इंटरनेशनल चैनल्स विथ 13 चैनल्स इन 9 नॉन इंडियन लैंग्वेजेस। ये दे सर्व इन साउथ एशियन डायस्पोरा ऑल्सो एज वेल एज लोकल ऑडियंस इन सिलेक्ट कंट्रीज। एंड ZEE5 का जैसे हमने पहले ही बोला है, ZEE5 का भी जो रोल आउट हुआ है, जो ऐप इनका रोल आउट हुआ है इसमें, वो ऑलमोस्ट 190 प्लस कंट्रीज में रोल आउट हुआ है। तो डेफिनेटली वहां पे भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज इनके पास है। बाकी अगर बिजनेस में आप देखोगे तो डेफिनेटली कंपेयर टू बाकी जो पोर्टफोलियो है उसके कंपैरिजन में अभी ये कम है, बट स्लोली ये इट विल इंक्रीज। सो अराउंड 700 करोड़ का टोटल रेवेन्यू का FY18 में इंटरनेशनल रेवेन्यू से आया था इनका। तो वहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टीजमेंट में से 31.1%, सब्सक्रिप्शन में 50.7% एंड अदर्स में 18.2% का ये रेवेन्यू ब्रेकअप है इनका। प्रेजेंस जैसे अमेरिका में 17 चैनल्स है इनके, यूरोप में ऑलमोस्ट 7 चैनल्स, अफ्रीका में 5 चैनल्स, मिडिल ईस्ट, देन अफ्रीका, देन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे इनके 5 चैनल्स है, और इधर एशिया पैसिफिक में अराउंड 5 चैनल्स। तो ऐसे ऑल ओवर 39 चैनल्स का प्रेजेंस है इनका इंटरनेशनल मार्केट में। Zee Live India is opening up to ticketed live events which presents a growth opportunity। तो ये एक लाइव थिएटर काइंड ऑफ एक नया कंसेप्ट शुरू हुआ है, इतना पॉपुलर नहीं है, बट इंटरनेशनल मार्केट्स में, पर्टिकुलरली डेवलप मार्केट्स में ये लाइव कंसेप्ट काफ़ी पॉपुलर है। तो वहाँ पे पीपल डोंट वांट टू हैव काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से इज डिजाइन कंटेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ऑन द स्पॉट लाइव, मतलब देयर शुड बी सम काइंड ऑफ सरप्राइज एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट। तो वहाँ पे ये एक नई कोशिश है इनकी, अभी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, बट ओवर द पीरियड कमिंग ईयर्स ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। यहाँ पे कंजम्पशन का थोड़ी सी बात करते हैं, जिस तरीके से टीवी हाउस होल्ड्स कितने हैं, तो 168 मिलियन, 16 करोड़ के अगर टीवी सेट्स थे कैलेंडर ईयर 14 में, 17 में ये 18 करोड़ हुए हैं, और ये 21 कैलेंडर ईयर जो होगा एस्टिमेटेड अराउंड 22 to 23 करोड़ के टीवी हाउस होल्ड्स होंगे। तो आप देख सकते हो ये पेनिट्रेशन धीरे बढ़ता ही जा रहा है। 3G प्लस 4G सब्सक्राइबर्स आज जिस तरीके से बढ़े हैं, मतलब ऑलमोस्ट 76 करोड़ के टोटल सब्सक्राइबर्स है होंगे इन 21 में, अभी ये ऑलमोस्ट 40 करोड़ समथिंग इज है। तो वहाँ पे भी जो जैसे ये ZEE5 जैसे ये चीज़ है, या फिर हम जैसे आपको बोल रहे थे Zee म्यूजिक कंपनी है, यूट्यूब चैनल एंड ऑल दोस थिंग्स, तो ये पेनिट्रेशन बढ़ता ही जाएगा। मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स अगर आज की घड़ी में 3000 समथिंग है, तो ये भी ऑलमोस्ट 3500 to 4000 तक बढ़ेंगी। तो वहाँ पे भी जी का जो Zee स्टूडियोज जो है वो, जहाँ पे वो भी ऑलमोस्ट 10 से 12 मूवीज़ बनाना चाहते हैं एवरी ईयर, तो वहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप अवेलेबल है। और रेडियो स्टेशंस भी अभी आज की घड़ी में अगर ये 350 है, तो ये 400-450 तक जा सकते हैं इन कमिंग 2 ईयर्स। तो ये हर जगह पे ये कंटेंट कंजम्पशन बढ़ता ही जा रहा है। ये कंटेंट कंजम्पशन का ट्रेंड इज ऑन राइज, और वहाँ पे अगर कोई क्वालिटी कंटेंट डेवलप कर रहा है और ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक एडवांटेज रहेगा। और पीपल विल नॉट माइंड टू स्पेंड 100-200 रुपीज पर मंथ ऑन दीज काइंड ऑफ कंटेंट्स, एंड दैट टू 4 to 5 प्लेटफॉर्म्स साइमल्टेनियसली। दे विल नॉट फील वेरी बैड अबाउट दैट। जैसे कि आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग आजकल रादर देन सब्सक्राइबिंग फॉर टाटा स्काई या फिर दूसरे एयरटेल और समथिंग लाइक दैट, दे आर प्रेफरिंग इधर नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम और हॉटस्टार और ZEE5। तो ये सारी चीज़ें होंगी डेवलप, और इनके लिए काफ़ी आसान होता है ऑन बोर्ड लाना ऐसे कंटेंट डेवलपर्स,
क्योंकि वो कंटेंट डेवलपर्स को भी ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं, तो एटलीस्ट डेवलपमेंट का जो कॉस्ट होता है वो जी5 पे नहीं आता। तो वहाँ पे सारी चीज़ें होती है रेवेन्यू शेयरिंग के मॉडल पे। तो और एक बार आपने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी तो ये ऑटोमेशन विल टेक इट्स कोर्स एंड इट विल टेक टू द अल्टीमेट गोल ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। तो जैसे हमने पहले ही बोला आपको, स्ट्रॉन्ग कंटेंट क्रिएशन एक्सपर्टाइज, तो इनका ऑलरेडी तो इनके पास ये जो चैनल्स है 39 चैनल्स वहाँ पे तो हो ही रहा है, प्लस जी5 को के साथ ये बहुत ज़्यादा टाइप्स वगैरह करके वहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस में दे आर डेवलपिंग दिस कंटेंट। 25 ईयर्स का इंस्टीट्यूशनल लर्निंग एंड कंज्यूमर इनसाइट्स का एक्सपीरियंस है इनका। तो डेफिनेटली देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज तो डेवलप हुई है जी की। कंपिटिटर्स में अगर लिस्टेड कंपिटिटर्स, पर्टिकुलरली अगर मैं लिस्टेड कंपिटिटर्स की बात करूंगा तो वहाँ पे सन टीवी नेटवर्क, इंडियाज मास मीडिया कंपनी ओन्ड बाय एसएल ग्रुप, ईरोस इंटरनेशनल मीडिया, TV18 ब्रॉडकास्ट, PVR, आइनॉक्स, लेजर, शेमारो एंटरटेनमेंट, ये लिस्टेड स्पेस में इनके कंपिटिटर्स है। कलर्स वगैरह आप अगर देखोगे तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ वायाकॉम विच इज़ जॉइंट वेंचर विद TV18। सोनी ये एक जापानीज कंपनी है, और स्टार ये जो स्टार नेटवर्क जो है वो 21st सेंचुरी फॉक्स का है। तो डेफिनेटली ये यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, बट कंपटीशन तो है, तो हमने मार्केट शेयर में आपको समझा दिया था। बट लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स इनके ये 6 कॉम्पिटिटर्स लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स है। तो ये सारे कॉम्पिटिटर्स में जी पोल पोजीशन पे लगता है हमें, और इसीलिए हमने एक एनालिसिस भी किया था, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें जी और सन टीवी नेटवर्क का टॉप 2 में आए थे वो नंबर्स पे। तो पहला एनालिसिस हमने अभी जी का किया है। इन कमिंग वीक्स वी विल एनालाइज सन टीवी नेटवर्क ऑल्सो। इसमें अगर मेजर शेयर होल्डर्स आप देख सकते हो, ये LIC भी एक मेजर शेयर होल्डर है, इसमें 4.89% का स्टेक है। वैनगार्ड इंटरनेशनल ग्रोथ फंड 2.53%, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड 1.98% एंड वर्चुअस वॉन्टेबल इमर्जिंग मार्केट्स अपॉर्चुनिटीज फंड 1.88%। और जैसे इमर्जिंग मार्केट फंड्स में भी, डेवलपिंग मार्केट्स फंड्स ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट्स की है, तो वहाँ पे भी एक फंड है जो यहाँ पे 7.15% होल्ड करता है। तो ये मेजर शेयर होल्डर्स है अपार्ट फ्रॉम प्रमोटर्स। सब्सिडरीज आप देख सकते हो, ये बहुत लोगों को लगता होगा कि इतनी ज़्यादा सब्सिडरीज है, बट हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा सब्सिडरीज ओपन करना इज ऑल्सो अ निगेटिव थिंग, क्योंकि इनकी कुछ सब्सिडरीज में कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं और उसके कैस्केडिंग इम्पैक्ट जो होते हैं वो पेरेंट कंपनी पे आना शुरू हो जाते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर, तो ये एक हमारी साइड से एक रेड स्टार रहेगा कि टू मेनी सब्सिडरीज आर ऑलवेज नॉट गुड। सो इन दीज केसेस एंड दैट टू दीज, जहाँ पे ये मीडिया वगैरह कंपनीज होते हैं, हमें एक क्वेश्चन भी आया था कि सर ये कितना फर्क पड़ेगा अगर कोई न्यूज चैनल किसी पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा सा एफिलिएटेड लगता है तो डेफिनेटली ये एक रिस्क तो रहेगी। मतलब हम समझ गए थे कि उनको क्या कहना था कि जी थोड़ा सा प्रो लगता है, कोई चैनल एंटी लगता है किसी के बारे में, तो ये सारी चीजें डेफिनेटली ये रिस्क तो होगी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट दीज आर स्मार्ट पीपल, सो दे नो व्हेन टू चेंज द ट्रैक्स और दे नो व्हाट टू से एट व्हाट टाइम। सो आई थिंक वो रिस्क तो एज अ बिजनेसमैन दे विल ऑलवेज मैनेज, बट रिस्क ऑफ मैनेजिंग डिफरेंट सब्सिडरीज इज, हमें लगता है थोड़ा ये डिफिकल्ट पार्ट है, और ये अवॉइड अगर कर सकते हैं तो कंपनीज ने करना चाहिए। रिवेन्यूज में अगर आप देखोगे तो एडवर्टाइजिंग रिवेन्यू एंड सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू, ऐसे 2 तरीके से इनके रिवेन्यूज आते हैं। तो ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का रिवेन्यू जो है वो एडवर्टीजमेंट से आया है, एंड 618 करोड़ का जो रिवेन्यू आया है वो सब्सक्रिप्शन से आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों रेवेन्यूज की ग्रोथ काफी अच्छी है, 21.7% एंड 23.3%। इलेक्शन का सीजन है तो अभी ये एडवर्टीजमेंट का रिवेन्यूज और ज्यादा बढ़ सकते हैं। बाकी आप देख सकते हो डोमेस्टिक और इसमें सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज डेफिनेटली ज़्यादा बढ़े हैं अभी, और एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू के कंपैरिजन में डोमेस्टिक में, और इंटरनेशनल में ऑलमोस्ट वही ट्रेंड कायम है इनका। बाकी अभी थोड़ा सा नंबर एनालिसिस करते हैं दोस्तों। एनुअल परफॉर्मेंस लास्ट 8 ईयर्स के अगर हम देखेंगे तो 13.8% का CAGR है, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है सेल्स में। तो सेल्स में ये अच्छी ग्रोथ रेट है, डबल डिजिट में, भले ही ज़्यादा लोअर डबल डिजिट्स है, बट 14% सेल्स ग्रोथ इज़ अ गुड ग्रोथ। और अभी जिस तरीके से नए 2 प्लेटफॉर्म्स इन्होंने लॉन्च किए, तो ये एक्सपेक्टेशन यहाँ से थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी जिस तरीके की ग्रोथ आगे होगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ भी आप देख सकते हो 14.6%, सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ, तो डेफिनेटली एफिशिएंसी यहाँ पे ज़्यादा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। इन ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स बढ़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन लास्ट 10 ईयर्स।
नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ऑलमोस्ट उतने ही 3.5 टाइम्स बढ़ा है। सो 13.5% का CAGR है, तो इन लाइन विथ सेल्स ग्रोथ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है इनका, 27.39% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। एट पीक ये 39 पे भी गया था, 39.43%, बट अभी ये जो जिस तरीके से थोड़ी सी बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, नए नए चीज़ें लॉन्चिंग जो चल रही है इनकी, इसीलिए थोड़ा सा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.39% का। अभी थोड़ा रिसेंटली इन लास्ट 9 मंथ्स ये थोड़ा और बढ़ा है, तो अभी हम लास्ट स्लाइड में आपको बताएंगे करंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, बट इट इज़ स्टेबल, तो ऐसा कोई निगेटिव तो कुछ है नहीं इसके साथ। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ये एक इंटरेस्टिंग पैरामीटर है। अभी अगर इसका प्राइस टू अर्निंग, ये मार्च 2018 का प्राइस टू अर्निंग्स है 37.4, बट ऑन एन एवरेज इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 20 to 25 के बीच में है। तो हम हमेशा बोलेंगे कि एक्विजिशन के हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो इस स्टॉक को, तो और आपके रडार पे ये है, तो एक्विजिशन टारगेट शुड बी बिटवीन 20 and 25 पी रेशियो एंड नॉट वेरी हाई पी रेशियो ऑफ 30-35। करंटली इट इज एट 27-28 का पी रेशियो चल रहा है। तो अभी भी हमें लगता है कि थोड़ा बहुत अगर करेक्शन होने के बाद ये आपके रडार पे होना चाहिए एक्विजिशंस के लिए। ग्रॉस सेल्स अगर मैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखूंगा लास्ट 12 क्वार्टर्स का, तो वहां पे ग्रोइंग ट्रेंड में ये 1300 करोड़ इन सितंबर 2015 टू 2100 करोड़ इन दिसंबर 2018, तो ग्रोइंग ट्रेंड है, काफ़ी अच्छा है। और ये नए प्लेटफॉर्म लॉन्चेस जो हुए हैं, इनके सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज इन्होंने शुरू किए, वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें लगती है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स तो ऑन बोर्ड है इनके पास ऑलमोस्ट 5 to 6 करोड़। तो वहाँ पे धीरे धीरे पेनिट्रेशन अगर वो पेड सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है यहाँ से। और ये एंटरटेनमेंट का ज़्यादा फैक्टर है, तो वहाँ पे इम्पल्सिव बाय बहुत हो सकते हैं। इम्पल्सिव बाय ये होता है कि आपको उसी वक्त अच्छा लगे कोई कंटेंट, तो आप सब्सक्राइब कर लेते हो वो चीज़ को पे करके, तो वो एक एंगल है जो काफ़ी बढ़ सकता है इनका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रोइंग ट्रेंड में है। सितंबर 2015 में 363 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, और आज दिसंबर 2018 में ये 877 करोड़ का है, तो ये भी काफ़ी ग्रोइंग ट्रेंड है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द कंपनी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम स्टोरी, फ्रॉम 190 करोड़ टू 562 करोड़, दिस वाज क्वाइट गुड। एक इसमें तो इसने 623 करोड़ तक भी देखा है सितंबर 2018 में, तो डेफिनेटली ये coming years are looking good for this company because of this new subscription model. कंपनी का परफॉर्मेंस अगर हम कंपेयर करेंगे लास्ट 1 ईयर का विथ सेंसेक्स, तो काफ़ी ख़राब रहा है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 25 to 26% का फॉल हुआ है इस स्टॉक में। 52 वीक हाई वॉज 619 एंड 52 वीक लो वॉज 410। तो यहाँ पे डेफिनेटली 30 से 40% का फॉल हुआ थी, 30 to 35% का फॉल है फ्रॉम इट्स पीक, बट पी रेशो भी थोड़ा एक्सपांडेड मॉडल मीडियम में ही था उसका। तो हाँ, 20 to 25 के बीच का अगर पी रेशो होता है तो वी फील दिस इज अ गुड स्टॉक, बिकॉज उसका एवरेज पी भी उसी ट्रेंड में रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स आर होल्डिंग 41.62% एंड फ्री फ्लोट है इनका 58.38%, जिसमें एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट है 41.52%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक LIC और म्यूचुअल फंड्स आर होल्डिंग 11.05% एंड अदर्स मतलब जनरल पब्लिक इज होल्डिंग 5.81%। तो एफआईआईज आर वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक। 41.52% का स्टेक है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी एलोकेशन दी है एफआईआईज ने। बाकी लेटेस्ट फाइनेंशियल्स अगर हम देखेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका 43,000 करोड़ का ऑलमोस्ट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर लास्ट 12 मंथ्स या फिर ट्रेलिंग 12 मंथ आप बोल सकते हो 1,500 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन या नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 19.73%, विच इज ऑन हायर साइड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 26.03%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 19.68% एंड प्राइस टू अर्निंग्स इज 28.82। तो अभी फिर भी मतलब अगर अब जैसे हम हमेशा बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हैंड इन हैंड चलते हैं, तो अभी इसके कंपैरिजन में थोड़ा और अगर करेक्ट भी होता है ये स्टॉक तो विल नॉट बी सरप्राइज, बट चांसेस आर देयर दैट कि लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए थोड़े से इन्वेस्टर्स गंगो हो सकते हैं इस पे। बट एक और चीज़ बताएंगे आपको कि एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा होने की वजह से अगर सेलिंग एफआईआईज की तरफ से बढ़ता है तो डेफिनेटली ये काउंटर हमेशा सफ़र हुआ है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। तो वो रिस्क इस काउंटर के साथ हमेशा रहेगी। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।